दिस इज़ वैष्णवी चौहान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जेन्यून स्टडी पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि सीटेट एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है तो हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज़, जिसके अंदर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट को और भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और साइंस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकें। हम आपको वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे जो कि सीटेट एग्ज़ाम में साइंस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। तो चलिए हमारी इस क्वेश्चन सीरीज़ का करते हैं शुभारंभ। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना नहीं भूलिए, ताकि अपकमिंग वीडियोस जो कि क्वेश्चन सीरीज़ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बनने वाले हैं वो आप तक टाइम टू टाइम पहुँच सके। तो चलिए आज की इस क्वेश्चन सीरीज़ का करते हैं शुभारंभ। टारगेट सीटेट 2024। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल का युग्म है। ऑप्शन नंबर ए है गेहूँ सरसों, बी है धान सरसों, सी है धान और मटर और डी है मटर और मक्का। इनमें से ऐसा कौन सा युग्म है जो कि रबी का फसल का युग्म है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है। गेहूँ और सरसों जो है वह रबी के फसल का युग्म है। रबी फसल जो है वह अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है, जबकि कटाई जो होती है वह मार्च से अप्रैल में होती है। अगर हम रबी की फसल के और एग्जाम्पल देखें तो गेहूँ और सरसों के साथ साथ चना, मसूर, अलसी, आलू, ये सभी जो है वो रबी की फसल के युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यह है कि एक तत्व एक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड बनाता है जिसका विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। निम्न में से एक क्या हो सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अपने लास्ट की क्लासेस में भी करा है। अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार, एसिड एंड बेस। अम्ल जो होता है वह नीले को लाल में बदल देता है, जबकि क्षार जो होता है वह लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। मैंने आपको बताया था कि जो धातुएं होती है वह क्षारीय प्रकृति दर्शाती है, जबकि जो अधातुएं होती है वह अम्लीय प्रकृति दर्शाती है। अ फॉर अधातु, अ फॉर अम्लीय। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। फिर अब ऑप्शन के बारे में देखते हैं कि सोडियम तो एक धातु है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सल्फर। सल्फर जो है एक अधातु है और अधातुएं जो होती है वह अम्लीय प्रकृति दर्शाती है। तो सोडियम जो होगा वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड बनाएगा जिसका विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर सकता है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। जबकि हीलियम जो होती है एक अक्रिय गैस है, यह किसी के साथ भी क्रिया नहीं करती। और कॉपर जो कि एक मेटल है या धातु है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन की अगर बात करें तो यह कि निम्न में से किन परिस्थितियों में वायु में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री सेल्सियस शुष्क वायु में, 0 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु में, 14 डिग्री सेल्सियस शुष्क वायु में, 40 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु में। तो वायु में आर्द्रता, वायु में जितनी अधिक आर्द्रता होगी ध्वनि की चाल उतनी ही अधिक होगी। तो इस फैक्ट के अनुसार हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि 40 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल जो होगी वह सर्वाधिक होगी। और ध्वनि तरंगे जो होती है वह एक प्रकार की अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है। और वायु में जो ध्वनि की चाल होती है वह 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा समूह वस्तु का सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण या समतल दर्पण।
बी उत्तल दर्पण अवतल लेंस या समतल दर्पण, सी अवतल दर्पण उत्तल लेंस या अवतल लेंस, और डी उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है सदैव वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि उत्तल दर्पण जो होता है यह उत्तल दर्पण आभासी और सीधा प्रतिबिंब अवतल दर्पण जो होता है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि उत्तल दर्पण जो होता है वह आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और जिस प्रकार से अवतल दर्पण का कार्य मतलब कि जिस प्रकार से अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, वैसे ही उत्तल लेंस जो होता है उत्तल लेंस यह भी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि जिस प्रकार से उत्तल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है आभासी और सीधा, तो अवतल लेंस भी उसी प्रकार से आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस जो होता है वह किनारों से पतला और बीच से मोटा होता है, जबकि अवतल लेंस जो होता है वह किनारों से मोटा और बीच से पतला होता है। तो एक प्रकार से उल्टा मीनिंग ही देख ले तो उल्टा कार्य होता है, जबकि अवतल दर्पण करता है वह उत्तल लेंस करता है, और जो उत्तल दर्पण कार्य करता है वह अवतल लेंस करता है। इस प्रकार से जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर पूछा है सदैव आभासी, तो आभासी बना रहा है एक तो उत्तल दर्पण और अवतल लेंस। तो ऑप्शन नंबर ए में उत्तल दर्पण तो है लेकिन अवतल लेंस नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और समतल दर्पण, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। समतल दर्पण भी सदैव आभासी प्रतिबिंब, समतल दर्पण जैसे कि आपके घर में जो मिरर होगा वो आपका एक प्रकार का आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और समतल दर्पण ये जो होंगे ये सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं और सीधे प्रतिबिंब बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यह है कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए व सही विकल्प का चयन करें। इसमें ए दे रखा है कि पीने के पानी को उबालकर पीना हेपेटाइटिस ए के विरुद्ध एक प्रभावशाली बचाव का उपाय है, और आर दे रखा है कि हेपेटाइटिस ए एक बैक्टीरिया जनित रोग है जो मुख्य रूप से जल द्वारा संचरित होता है। तो यहाँ पर जो ए है वह बिल्कुल करेक्ट है कि पीने के पानी को उबालकर पीना हेपेटाइटिस ए के विरुद्ध एक प्रभावशाली बचाव का उपाय है, लेकिन जो इसका कारण दे रखा है आर, यह एक आर कथन है, यह एक गलत कथन है कि हेपेटाइटिस ए एक बैक्टीरिया। तो हेपेटाइटिस ए जो है एक बैक्टीरिया जनित नहीं, एक वायरस जनित रोग। हेपेटाइटिस जो रोग होता है वह वायरस जनित रोग है जो हमारे लीवर को प्रभावित करता है, लीवर या यकृत को प्रभावित करता है। तो हेपेटाइटिस ए एक वायरस जनित रोग है जो मुख्य रूप से जल द्वारा संचरित होता है, पर ये जो होता है एक प्रकार का वायरस जनित रोग है। यहाँ पर दे रखा है बैक्टीरिया जनित रोग, तो ये आर जो कथन है वह गलत है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि ए तथा आर सही है, वह ए आर ए की सही व्याख्या करता है, तो गलत है। ए तथा आर सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है कि ए तो सही है लेकिन आर उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि हेपेटाइटिस ए जो है एक वायरस जनित रोग है जो कि हमारे लीवर या यकृत को प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। कि एक मेज पर विराम अवस्था में रखी हुई किताब के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कि स्थैतिक घर्षण एकमात्र बल है जो उस पर लग रहा है, बी है कि गुरुत्वाकर्षण एकमात्र बल है जो उस पर लग रहा है, और सी है कि उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, और ऑप्शन नंबर डी है कि उस पर संतुलित बलों का एक युग्म लग रहा है। तो इस प्रकार से एक टेबल है, उस पर एक बुक रखी गई है। तो जो पृथ्वी है उसके गुरुत्व बल के कारण जो बुक का भार है, जो किताब का भार है, वो इस टेबल के नीचे की ओर लग रहा है,
जबकि किताब मेज पर स्थिर अवस्था में रखी है अतः मेज के समतल सतह द्वारा किताब पर प्रतिक्रिया स्वरूप किताब के भार के बराबर बल ऊपर की ओर भी कार्य कर रहा है। प्रतिक्रिया बल के स्वरूप इस बुक के भार के बराबर बल ऊपर की ओर भी कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा जा सकता है कि इस बुक पर एक संतुलित बलों का युग्म कार्य कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। इस बुक पर जो है वह संतुलित बलों का एक युग्म कार्य कर रहे हैं। गुरुत्वीय बल नीचे की ओर लग रहा है जबकि प्रतिक्रिया स्वरूप ऊपर की ओर एक बल कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो निम्न में से कार्बन का सर्वाधिक रूप है। इन चार ऑप्शन में से कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कोक, कोलतार, कोयला गैस या चारकोल? तो इन चारों में से कार्बन का जो सर्वाधिक शुद्ध रूप है वह है कोक। कोक जो होता है वह कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। यह भूरे या काले रंग का ईंधन होता है, सरंध्र ईंधन होता है जिसको कोयले के प्रभंजक आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। और इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग जो होता है वो औद्योगिक निर्माण एवं धातु निष्कर्षण हेतु कारखानों में किया जाता है। इसका उपयोग धातु निष्कर्षण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो है कि निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीवों का समूह है? यीस्ट, हाइड्रा या अमीबा, सी एनीमोन, पैरामीशियम या जीवाणु, यीस्ट, अमीबा या बैक्टीरिया, या हाइड्रा, सी एनीमोन या पैरामीशियम? तो एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव ऐसे जीव होते हैं जो कि एक ही कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। इन एक कोशिकीय जीव को सामान्य आंखों से देखना मुश्किल होता है। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। यह सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देते हैं और यह प्रोकैरियोट्स जीव होते हैं। ये तो इनमें जो एक कोशिकीय जीवों का समूह है वह यीस्ट, अमीबा और बैक्टीरिया। यह ऑप्शन नंबर सी जो है यह करेक्ट आंसर है। यीस्ट, अमीबा और बैक्टीरिया जो होते हैं यह एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिका से मिलकर ही बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन की बात करें तो एक परिवार ने कार द्वारा दिल्ली से जयपुर तक यात्रा की। यात्रा के आरंभ में पथमापी पर पाठ्यांक 4157 किलोमीटर थी और यात्रा के अंत में 4436 किलोमीटर था। यदि वह यात्रा पूरी करने में उन्हें 5 घंटे और 10 मिनट लगे तो उनकी औसत चाल क्या थी? हमको ज्ञात करनी है चाल, और चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। तो दिल्ली टू जयपुर जाने में उन्होंने कुल कितनी दूरी तय की है ये पहले हमको निकालना है। तो 4436 में से 4157 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4436 में से 4157 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 279 या 279 किलोमीटर। ये कुल दूरी है। जबकि समय यहाँ पर एक तो हावर में दे रखा है, लेकिन ये 10 जो है मिनट में दे रखा है। तो इस मिनट को अगर हावर में चेंज करेंगे तो 5 से 10 बटा 60 से इसको 1 मिनट में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो इसको घंटे में या आवर में चेंज करने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा। 0 से 0 गया और अगर इसको आगे सोल्व करेंगे तो 5 छंग 30 और 1 31, तो 279 बाय 31 बटा 6। अगर हम इसको इस डिवाइड को अगर हम इनटू में चेंज करेंगे तो 279 इंटू 6 बाय 31 ऐसे पलट जाएगा। अब हम 31 से 279 को डिवाइड करेंगे तो ये 9 बार डिवाइड होगा। अब 9 का 6 में इंटू करेंगे तो 9 छंगी 54, तो हमारा आंसर हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति हावर।
तो यहाँ पर 54 दे रखा है, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन की अगर बात करें तो यदि पानी में नमक मिला दिया जाए तो पानी के क्वथनांक व हिमांक बिंदु पर क्रमशः क्या असर पड़ेगा? क्या दोनों बढ़ जाएंगे, या क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक बिंदु घट जाएगा, या हिमांक बिंदु बढ़ जाएगा लेकिन क्वथनांक घट जाएगा, या दोनों घट जाएंगे? तो अगर पानी में नमक मिलाया जाता है या पानी में कोई भी अशुद्धि मिलाई जाती है तो जो घोल का, पानी में नमक मिलाकर जो घोल बनेगा उसका क्वथनांक बिंदु जो होगा वह विलायक का शुद्ध घोल जो होता है जिसका 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक बिंदु है उससे बढ़ जाएगा। मतलब कि घोल का जो क्वथनांक बिंदु है वह बढ़ जाएगा, जबकि हिमांक बिंदु, घोल का हिमांक बिंदु जो शुद्ध विलायक के 0 डिग्री सेल्सियस जितना था उससे कम हो जाएगा, घोल का हिमांक बिंदु कम हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पानी में किसी भी प्रकार की अशुद्धि मिलाने पर उसका क्वथनांक जो होता है वह बढ़ जाता है, लेकिन हिमांक जो होता है वह घट जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा कि पानी में नमक मिलाने से क्वथनांक तो बढ़ जाएगा लेकिन हिमांक बिंदु जो होता है वह घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग उर्वरक के रूप में नहीं किया जा सकता? अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम सुपरफास्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले तो उर्वरक क्या होते हैं? तो उर्वरक मानव निर्मित प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो पौधे के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। यह पौधे में जो मिट्टी में आवश्यक पोषककारी तत्व होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, इनको अवशोषित करने की क्षमता प्रदान करते हैं और पौधों में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की पूर्ति करवाते हैं। तो अमोनियम सल्फेट एक प्रकार का उर्वरक है, पोटेशियम नाइट्रेट एक प्रकार का उर्वरक है, कैल्शियम सुपरफास्फेट भी एक प्रकार का उर्वरक, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट उर्वरक के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वह उर्वरक के रूप में उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से जीवों का ऐसा युग्म जो बडिंग या मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? हाइड्रा अमीबा, अमीबा पैरामीशियम, यीस्ट हाइड्रा या पैरामीशियम यीस्ट। तो बडिंग या मुकुलन किसको कहते हैं? तो मुकुलन जो होता है एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है, अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। इसके अंदर जो हाइड्रा, जैसे कि हाइड्रा में ये मुकुलन होता है, बडिंग होता है, तो इस प्रकार जो हाइड्रा का शरीर होता है उस पर इस प्रकार से एक बड या कली निकलती है। यह बाद में जाकर के एक नए जीव में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार के जो प्रजनन होता है उसको मुकुलन या बडिंग कहते हैं। यह यीस्ट और हाइड्रा में होता है। हाइड्रा एक प्रकार का बहुकोशिकीय जीव है, जबकि यीस्ट जो है वह एक कोशिकीय है। हाइड्रा बहुकोशिकीय, यीस्ट एक कोशिकीय। इस प्रकार मुकुलन या बडिंग जो होता है वह बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय दोनों प्रकार के जीवों में होता है। की बात करें तो निम्न में से कौन सी धातु अन्य सभी को उनके लवणीय विलयन से विस्थापित कर सकती है? तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे, बहुत क्वेश्चन इस टाइप के बन चुके हैं। तो मैं आपको धातुओं की क्रियाशीलता को घटते क्रम को याद रखने का एक ट्रिक बताती हूँ। केना, काम, आज, फेप, कुआं। ये ट्रिक आप याद कर लेना तो आपको जो मेटल्स है उनको याद रखने में आसानी होगी क्रियाशीलता के आधार पर। केना, काम, आज, फेप, कुआं। तो ये
अधिक क्रियाशीलता से कम क्रियाशीलता की ओर धातुओं का घटता क्रम है। यह सबसे अधिक क्रियाशील, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और ये सबसे कम अभिक्रियाशील जो धातु है वह सोना है। तो ये सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर कॉपर, फिर सिल्वर और फिर गोल्ड। तो यह धातुओं की क्रियाशीलता का घटता क्रम है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो पोटेशियम है वह सबसे अधिक क्रियाशील है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम जिंक, उससे कम आयरन, उससे कम लेड और कॉपर, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। गोल्ड जो है वह सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो हमारे यहाँ ऑप्शन में दे रखा है जिंक। तो जिंक जो है वह सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो ये सभी को, जो कि कॉपर, आयरन और सिल्वर है, इन सभी को विस्थापित कर सकती है। तो इस प्रकार से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा वह जिंक होगा। अगर जिंक ऑप्शन में, अगर यहाँ पर सिल्वर की जगह अगर सोडियम ऑप्शन होता तो वहाँ पर फिर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह सोडियम होता है, क्योंकि जिंक से भी ज़्यादा अभिक्रियाशील या ज़्यादा ताकतवर जो है वह सोडियम है। तो यह ट्रिक आप याद कर लीजिएगा। तो इससे आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं।